हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज स्प्रिंग। आज के इस वीडियो में हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की अफेक्टिव डोमेन को डिस्कस करेंगे। अफेक्टिव डोमेन से हम क्या समझते हैं? अफेक्टिव डोमेन में हमारे अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे बिहेवियर को, हमारी इमोशंस को, हमारे इंटरेस्ट को, उन सब को प्रभावित करते हैं। Affective objectives are concerned with the interest, emotions, appreciation, attitudes, mental tendencies and values of the pupils. बच्चा किस तरह के इंटरेस्ट को लेकर के क्लासरूम में चीज़ों को सीखता है, उसकी मेंटल टेंडेंसीज़ क्या हैं, उस बच्चे की वैल्यूज़ क्या हैं, इमोशंस क्या हैं। जैसे जब किसी नॉलेज को या कोई इंस्ट्रक्शन जो है दी जाती हैं तो किस तरह से वो फील करता है। So a teacher should endeavor to develop maximum affective domain of the pupil by affective objective. अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव को अपनी इंस्ट्रक्शंस में इंक्लूड करके एक अध्यापक को हमेशा से इस चीज़ के ऊपर प्रयास करना चाहिए कि वो किस तरह से बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टिव डोमेन को प्रभावित कर सकता है या उनको चीज़ों को सीखने के प्रति प्रेरित कर सकता है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है हमारा अफेक्टिव डोमेन में जो आता है, दैट इज़ द रिसीविंग से हम क्या समझते हैं? इनके इट रिप्रेजेंट द इनिशियल कैटेगरी फॉर द ऑब्जेक्टिव्स। सबसे ऑब्जेक्टिव का जो पहला हमारा फॉरमोस्ट स्टेप होता है या जो कैटेगरी आती है जो हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं इस अफेक्टिव डोमेन को, पहला आता है रिसीविंग, और ये हमारी अफेक्टिव डोमेन से रिलेट करता है। अफेक्टिव रिसीविंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स पीपल्स विल टू रिसीव। बच्चे की इच्छा, जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको रिसीव करने की इच्छा। And it is directly related to the sensitivity of the pupils in the presence of some activity or stimulus. बच्चा कितना सेंसिटिव है चीज़ को सीखने के प्रति, कंटेंट को सीखने के प्रति, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्टिविटी और स्टिमुलस। जबकि उसको जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं किसी एक्टिविटी की प्रेजेंस में, कोई प्रेरणा का स्रोत उसके लिए है, उसकी प्रेजेंस में वो चीज़ें जब उसको सिखाई जा रही हैं तो वो कितना सेंसिटिव है, कितनी उसमें अंदर डेडिकेशन है उस चीज़ को सीखने के प्रति, ये भी रिसीविंग में आता है। एंड टू फुलफिलमेंट ऑफ अफेक्टिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स, देयर आर 3 सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़। 3 सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ चलती हैं जो हमारी अफेक्टिव रिसीविंग का जो हमारा कैटेगराइजेशन है उसको डिफाइन करती हैं, किस तरह से बच्चा उन चीज़ों को गेन करता है। फर्स्ट है अवेयरनेस ऑफ द फिनोमिना, सेकंड है विलिंगनेस टू रिसीव फिनोमिना एंड थर्ड है कंट्रोल्ड और सिलेक्टेड अटेंशन। अवेयरनेस ऑफ फिनोमिना में क्या चीज़ आती है कि जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं, इवेंट, फिनोमिना, किसी चीज़ के प्रति में सिंपल अवेयरनेस विदाउट स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चे को समझाना चाह रही हूँ कि आर्किमिडीज़ का सिद्धांत क्या होता है। मैं आर्किमिडीज़ के सिद्धांत को बिना किसी तोड़े मरोड़े या बिना कोई बीच के शब्दों की डेफिनेशन दिए हुए उस बच्चे को सिंपली अवेयर करवाना चाहती हूँ, वो उस इवेंट के, उस फिनोमिना के बारे में, उस प्रिंसिपल के बारे में। दूसरा आता है, वो चीज़ हुई कि कैसे उसने रिसीव किया, उस रिसीविंग के प्रति उसको अवेयर करना। सेकेंड आता है विलिंगनेस टू रिसीव फिनोमिना, यानी कि जो चीज़ मैं सिखा रही हूँ बच्चे को या जो चीज़ मैं बच्चे को समझाना चाह रही हूँ उस चीज़ के प्रति जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ या जो मैं क्लास में स्टिमुलस उसको प्रोवाइड कर रही हूँ बच्चे को, उसके प्रति उसको एक सहनशीलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है ना कि कोई चीज़ जैसे हम प्रीवियस नॉलेज तक जाते हैं ताकि बच्चे को वो चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएं, लेकिन जब वो प्रीवियस नॉलेज की तरफ हम जाते हैं तो बच्चा सोचता है इट्स वेरी मच बोरिंग, और ये चीज़ तो मुझे पहले पता है। यानी कि उस स्टिमुलस को टॉलरेट करने की उस बच्चे के अंदर जो है वो कैपेसिटी होनी चाहिए, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, विलिंगनेस टू रिसीव फिनोमिना, उस चीज़ को, इस इंस्ट्रक्शंस को, उस चीज़ को समझने की उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए। थर्ड आता है कंट्रोल्ड और सिलेक्टेड अटेंशन, यानी कि एन एलिमेंट ऑफ कंट्रोलिंग द अटेंशन। ये जो आपका ये हम इसमें अफेक्टिव डोमेन में जो हमारा थर्ड आता है कि एक एलिमेंट ऑफ द लर्नर्स कंट्रोलिंग द अटेंशन। कौन सी ऐसी चीज़ जो बच्चे के ध्यान को आकर्षित करती है, यानी कि जो फेवर्ड स्टिमुलस है वो इस तरह का चूज़ किया जाना चाहिए जो बच्चे का ध्यान जो है अट्रैक्ट कर सके, रैदर दैन डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलाई हमें यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आता है सेकेंड रिस्पॉन्डिंग। सेकेंड स्टेप हमारा रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग जो होता है इट इज़ द प्री रिक्वेस्टिव और रिसीविंग इज़ द प्री रिक्वेस्टिव और रिस्पॉन्डिंग। जवाब हम तब दे सकते हैं
जब हमने कोई चीज़ रिसीव की हुई। तो रिस्पॉन्डिंग से पहले रिसीविंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जो रिस्पॉन्डिंग है हमारी, यानी कि जब भी कोई लर्नर किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर आइडिया को, किसी पर्टिकुलर थिंग को, इवेंट को बड़े ध्यान से अटेंटिवली सुनता है, तो वो एक्टिवली रिस्पॉन्स देता है उस चीज़ को, उस घटना के प्रति या उस फिनोमेना के प्रति। तो कैसे हम इस चीज़ का पता लगाते हैं, यानी कि बाय आंसरिंग, कि जैसे उससे कुछ चीज़ पूछी, रीड करके, डिस्कशन करके उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करता है, रिकॉर्डिंग, राइटिंग एंड रिएक्टिंग टू अ स्टिमुलस, जैसे किस तरह से वो आगे उसके जो चीज़ सिखाई जा रही है, जो हम स्टिमुलस यूज़ करते हैं, वो किस तरह से रिएक्शन देता है अपना। सो रिस्पॉन्डिंग के भी 3 लेवल है हमारे। पहला है ओबीडियंस फॉर रिस्पॉन्डिंग, सेकंड है विलिंगनेस टू रिस्पॉन्डिंग, थर्ड है सेटिस्फैक्शन इन रिस्पॉन्स। ओबीडियंस फॉर रिस्पॉन्डिंग में क्या आता है कि जो चीज़ बच्चा जो है रिस्पॉन्ड दे रहा है, या जो जवाब है उस चीज़ का, उस बच्चे की जो ओबीडियंस है उस रिस्पॉन्स के प्रति, यानी कि ओबीडियंस की जगह अगर हम कंप्लायंस शब्द भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ आल्सो बेटर। सो कंप्लायंस का मतलब अनुपालन जैसे करते हैं। सो उस चीज़ का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी होता है कि जो चीज़ बताई जा रही है उस जवाब के प्रति जो है वो ओबीडियंट हो या कंप्लायंस हो। सेकेंड आता है विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड, कि जब कोई चीज़ समझाई जाती है, जब कोई चीज़ बच्चे को करवाई जाती है, तो जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, ही मस्ट बी वेरी मच विलिंग टू रिस्पॉन्ड। इसलिए वो जवाब देने की इच्छा ना रखे कि उसे डर है पनिशमेंट का, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट, बट ऑन हिज ओन और वॉलंटरीली, कि वो अपने आप जवाब दे, किसी डर से नहीं कि मुझे सज़ा मिलेगी इसलिए दे। सेकंड आता है थर्ड आता है सेटिस्फेक्शन इन रिस्पॉन्स। जो ये थर्ड लेवल हमारा आता है रिस्पॉन्डिंग का, इस लेवल पर जो स्टूडेंट है, लर्नर है, उसको एक सेटिस्फेक्शन या प्लेयर फील होती है जब वो रिस्पॉन्स देता है। सेटिस्फेक्शन इन रिस्पॉन्स जब देता है, खुद को एक खुशी महसूस होती है। हम भी जैसे कई बार क्लासरूम में कोई चीज़ पूछ ली जाती है और उसका रिस्पॉन्स अच्छे से दे पाते हैं, तो एक इंटरनल जो प्लेयर होती है वो स्टूडेंट के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड वैल्यूइंग। सो वैल्यूइंग के लिए रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग ये दोनों प्री रिक्वेस्टिंग है इस कैटेगरी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको गेन करने के लिए। अब जो वैल्यूइंग है उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें आती है वर्थ ऑफ ए थिंग और फिनोमिना, कि किसी चीज़ की कितनी अहमियत है या किसी फिनोमिना की कितनी अहमियत है। जैसे कोई चीज़ हम रिसीव करते हैं या फिर उसका रिस्पॉन्स देते हैं, तो कितनी अहमियत है हमारे लिए उस चीज़ की। इसके भी 3 तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इस लेवल में, वो है पहला एक्सेप्टेंस ऑफ द वैल्यू, सेकेंड है प्रेफरेंस फॉर ए वैल्यू एंड थर्ड है कमिटमेंट टू ए वैल्यू। एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यू में क्या आता है कि इमोशनल एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यू एट दिस लेवल। अब इमोशनल जो हमारी एक्सेप्टेंस होती है वो क्या होती है कि जब कोई चीज़ हम सुनते हैं, जब कोई चीज़ हमें समझाई जा रही होती है, तो अगर हम उसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो इमोशनल एक्सेप्टेंस होती है उस चीज़ के प्रति, वो वाला हमारा जो फीचर ये करेक्टरिस्टिक्स होता है या वो हमारे इमोशंस होती हैं वो वहाँ पर एक्टिव रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मूवी देख रहे होते हैं, मूवी जब हम देखते हैं तो हमें ये पता है कि इससे जैसे ड्रामा या फिर थोड़े समय के बाद ये से यहाँ से जब हम निकलेंगे तो सारी चीज़ें क्या एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उस वक्त जो चीज़ें या इमोशंस होती हैं हमारी, वो उनको हम इतने गहराई के साथ एक्सेप्ट करते हैं या अपने बिहेवियर के साथ जोड़ के रखते हैं, अपने को उनकी जगह रखते हैं कि हम उन चीज़ों के इमोशनली उनके साथ अटैच होते हैं। वही हमारी जो नॉलेज होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, उनके साथ भी वही होता है कि जो हमारा इमोशनल एक्सेप्टेंस होता है उस चीज़ के प्रति, उस चीज़ वो उसकी वैल्यू को बढ़ाता है या उसका वैल्यू को समझाता है। सेकेंड आता है प्रेफरेंस फॉर ए वैल्यू। जो इस लेवल पे जो हमारा बिहेवियर होता है वो बताता है कि जो चीज़ हम फील कर रहे हैं, जो हमारा इमोशनल एक्सेप्टेंस है चीज़ को ले, उसको हम कितनी प्रेफरेंस दे रहे हैं, कहाँ हमारी लाइफ में वो स्टैंड करता है। थर्ड आता है कमिटमेंट टू ए वैल्यू, यानी कि इस लेवल पर क्या होता है, स्टूडेंट इज़ वेरी मच कमिटेड टू द वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमें छोटी क्लासेस से पढ़ाया जाता है कि सत्य, अहिंसा या जो भी ये है डिसिप्लिन है, ये सारी चीज़ें क्या है कि ह्यूमन बीइंग को एक उसके
अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसके, बहुत उसके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। सक्सेसफुल होने के लिए ये सारी चीज़ें, एक अच्छा आदमी बनने के लिए हमारे नैतिक मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी है। अब कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें चूज़ करना पड़ता है किसी एक सिचुएशन को, तो वहाँ पर हमारी जो कमिटमेंट होती है उन वैल्यूज़ के साथ, वो वहाँ पर शो होती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स की कमिटमेंट होती है जो अंडरलाइन वैल्यू के साथ, वो उसके बिहेवियर को गाइड करता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने चारों ऑब्जेक्टिव पहले पढ़े, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ये तीनों ऑब्जेक्टिव जो है हमारे चौथे के लिए जो है प्री रिक्वेस्टिंग है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट गिव सम ऑर्डर टू ईच वैल्यू, कि जैसे 3-4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, 3-4 वैल्यूज़ हैं हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है ऐसा कि तो वो स्टूडेंट जो है उनकी प्रेफरेंस, मतलब क्या ऑर्डर देना है, किसको वो पहले स्थान पे रखता है, किसको वो दूसरे स्थान पे रखता है, किसको वो तीसरे स्थान पे रखता है, वो उसको एक सिस्टेमेटिक वे से वो कैसे अरेंज करता है। स्टूडेंट लर्न्स टू फॉर्म ए सेट वैल्यू स्ट्रक्चर और फिलॉसफी ऑफ लाइफ। क्योंकि फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ क्या होता है कि हम चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, हमारा चीज़ों के प्रति क्या नज़रिया है, किस चीज़ को हम पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो हमारे जो लिविंग स्टाइल है उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ़िलॉसफी कहते हैं। सो जो हमारे सेट वैल्यूज़ हैं उनको, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से हमने फ्रेम करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है। इसके भी 2 लेवल हैं, ये जो हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला आता है कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए वैल्यू सिस्टम। कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़ में क्या होता है, क्वालिटी ऑफ अब्स्ट्रक्शन और कंसेप्चुलाइजेशन इज एडेड। अब्स्ट्रक्शन क्या, जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो क्या सोचते हैं हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, उसके बाद आता है हमारे पास कि ये जो हमारा कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़ है, ये हर एक इंडिविजुअल को, स्टूडेंट्स को अलाउ करता है टू एस्टेब्लिश हाउ द वैल्यू रिलेट्स टू दोज दैट ही ऑलरेडी होल्ड्स। जो चीज़ें, जो वैल्यूज़ उसके पास ऑलरेडी हैं, उनके साथ हमने कैसे उनको रिलेट करना है, और जो आगे आने वाले जो कमिंग हमारा टाइम है उसमें हम उस चीज़ को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो ये जो एक है हमारा कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ वैल्यू है, उन कंसेप्ट को कैसे हम होल्ड करके रखते हैं अपने जो ऑलरेडी चीज़ें जानते हैं उनके साथ, और जो आने वाली चीज़ें हैं उनके साथ। सो ये एक इंडिविजुअल को उसकी जो ये क्वालिटी ऑफ अब्स्ट्रक्शंस है इस लेवल पे वो चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए वैल्यू सिस्टम। यानी कि हमारे पास जब एक ऐसी सिचुएशन आती है बच्चे के सामने, पीपल के सामने, स्टूडेंट के सामने, जिसमें कि वो ये डिफ़ाइन करता है या इस चीज़ को समझता है कि कौन सी चीज़, विच वन वैल्यू इज़ अप्रोप्रिएट, ठीक है, देन दे ऑर्गेनाइज दीज रिकॉर्डेड वैल्यू इन एन ऑर्डर और सीक्वेंस। यानी कि प्रेफरेंस, जो हमने पहले पढ़ी कि प्रेफरेंस देता है उनको, एक सीक्वेंस में उनको ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू। जो करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू है, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल कैटेगरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव डोमेन। यानी कि अफेक्टिव डोमेन का जो सबसे हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव होता है वो ये हमारा करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू होता है। किस तरह से हम इसको ये कह सकते हैं, बिकॉज लर्नर हैज़ द एबिलिटी टू इम्बाइब ऑल एसेंशियल ऑफ अफेक्टिव बिहेवियर, यानी कि लाइफ स्टाइल ऑफ हिज ओन। इस लेवल पर आकर के बच्चा, ये स्टूडेंट ये सीख जाता है कि जितनी भी हमारी जो अफेक्टिव बिहेवियर है उस चीज़ को एक प्रॉपर वे में यूज़ करने के लिए, या प्रॉपर वे में हम कैसे अपने अफेक्टिव बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं, जितनी भी एसेंशियल क्वालिटीज़ होती हैं उनको अपने बिहेवियर में वो लागू कर लेता है, इम्बाइब कर लेता है। सो इट हैज़ आल्सो 2 लेवल्स। फर्स्ट है जनरलाइज सेट, सेकंड है करेक्टराइजेशन। अब जो जनरलाइजेशन सेट होता है उसमें क्या होता है कि जो बिहेवियर लेवल होता है इज़ दैट विच प्रोवाइड्स एन इंटरनल कंसिस्टेंसी। जनरलाइज सेट में जो बिहेवियर लेवल होता है वो एक इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है टू द सिस्टम ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, कि हमारा नज़रिया और जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे वो किस तरह से हम बिहेव करें, वो एक कंसिस्टेंसी उसके बीच में लागू करते हैं। सो ये इट इज़ अ सिलेक्टिव रिस्पॉन्डिंग एट ए वेरी हाई लेवल। यानी कि इसका हम किस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है, वहाँ पर इमोशनली होकर अगर हम
कोई अपना डिसीज़न लेते हैं तो हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो। तो कई बार हम ऐसे डिसीज़न लेते हैं जो हमारी, ऐसा नहीं है कि हमारी इमोशंस उसके साथ नहीं जुड़ी होती हैं, लेकिन हमें फर्दर जो फ्यूचर की जो लाइफ होती है उसको ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं जो हमारी इमोशंस को हर्ट करते हैं। सो वो वहाँ पर क्यों लेते हैं, क्योंकि वो होता है हमारा सिलेक्टिव रिस्पॉन्डिंग वेरी हाई लेवल, कि वहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ होते हैं, हमारे जो एटीट्यूड होते हैं, उनके बीच में कैसे हमने पर्टिकुलर मोमेंट के में वो कंसिस्टेंसी जो डेवलप करके रखनी है। फिर हमारा लास्ट में आता है करेक्टराइजेशन, यानी कि दिस इज़ द पीक ऑफ इंटरनलाइजेशन प्रोसेस। और इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू बोथ द जो फिनोमिना कवर्ड होते हैं एंड टू द रेंज ऑफ बिहेवियर, कि जितने भी फिनोमिना इवेंट्स हमने ये सारी चीज़ें जो है सीखी वहाँ पर, और उस हमारा बिहेवियर किस एक्सटेंट तक वो जो चेंज हो सकता है जिससे वो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। सो लर्नर डेवलप्स ए कंसिस्टेंट फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितने भी गुण होते हैं, उन सारी चीज़ों के जो हम इम्बाइब कर सकते हैं अपने अंदर, लर्नर जो है इस लेवल पर आकर के उसकी अपनी जो लाइफ की फ़िलॉसफ़ी होती है उसको डेवलप करता है। उसका जीवन के प्रति जो नज़रिया होता है तो वो तब होता है जब वो इंस्ट्रक्शंस, जो नॉलेज, वो चीज़ों को जब गेन करता है, उसको रिसीव करता है, रिस्पॉन्ड देता है, उसकी वैल्यू को समझता है, उसको वेल वे सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करता है, और बाद में उन सबको अपने बिहेवियर में वो अडॉप्ट करता है। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट अफेक्टिव डोमेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।